मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी नियम दिए थे। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए और उन्होंने 3 मुख्य नियम दिए जो इस प्रकार हैं। पहला, मेंडल का प्रभाविता का नियम। दूसरा, युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम किसी एक लंबे और एक बौने पौधे को लेते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल लंबेपन के गुण दिखाई देते हैं। मेंडल ने इसे प्रभाविता का नियम कहा, अर्थात मेंडल का कहना था कि प्रभावी लक्षण ही पहली पीढ़ी में प्रकट होते हैं। इसी तरह से युग्मकों की शुद्धता का नियम पढ़ा था और इन दोनों नियमों को पढ़ने के लिए एक संक्रिय संकरण का उदाहरण लिया था। लेकिन मेंडल का ये जो दूसरा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है, इसको समझने के लिए 2 संक्रिय संकरण का उदाहरण से ही हम समझ सकते हैं। अब 2 संक्रिय संकरण और 1 संक्रिय संकरण क्या है, तो ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो वह एक संक्रिय संकरण है और एक संक्रिय संकरण के उदाहरण से हम 2 नियमों को समझ सकते हैं, प्रभाविता का और युग्मकों की शुद्धता का नियम। लेकिन अगर हमें स्वतंत्र अव्यूहन का नियम समझना है तो ये हम केवल द्विसंक्रिय संकरण से ही समझ सकते हैं, यानी एक साथ 2 लक्षणों को लेकर किए गए क्रॉस के द्वारा। अब मेंडल जो थे, उन्होंने जो मटर का पौधा लिया था उसमें उन्होंने 7 जोड़ी विपरीत लक्षण मटर के पौधे में पाए जाते हैं। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि सहलग्नता क्या है और सहलग्न जीन क्या कहलाते हैं। तो मेंडल के समय स्वतंत्र अव्यूहन का नियम जब उन्होंने दिया था तो उस समय सहलग्नता के बारे में उनको मालूम नहीं था और उसका कारण यह रहा कि जो मेंडल ने मटर का पौधा लिया था उसमें 7 जोड़ी विपरीत लक्षण होने के कारण ही सहलग्नता देखने को नहीं मिली। तो पहले हम देखें कि सहलग्नता क्या है। तो इस तरह हम देखें कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस चीज को आप समझें कि किसी भी गुणसूत्र के ऊपर जीन स्थित होते हैं और जीन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाते हैं। तो सहलग्नता के बारे में मेंडल के नियम के बाद पता चला था। सहलग्नता क्या है? एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन एक साथ अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं और जीनों की इस प्रवृत्ति को ही सहलग्नता कहा जाता है। साथ ही साथ सहलग्न जीन क्या हैं? तो एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन एक साथ अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं या वंशागत होते हैं, ऐसे जीन सहलग्न जीन कहलाते हैं। और अगर किसी एक ही गुणसूत्र पर 2 या 2 से अधिक जीन हैं तो वो लक्षणों को अगली पीढ़ी में साथ में ही ले जाएंगे। लेकिन इस सहलग्नता के बारे में मेंडल के नियम से पता नहीं चल पाया या मेंडल को इनका पता नहीं चल पाया, क्योंकि उन्होंने जो मटर का पौधा लिया था उसमें ये 7 जोड़ी विपरीत लक्षण थे। कौन से विपरीत लक्षण? ये जो 7 जोड़ी विपरीत लक्षण थे, ये इनके जीन भी अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित थे, जैसे कि बीज का आकार गोल या झुर्रीदार होना, बीज पत्र का रंग पीला या हरा होना, पुष्प का रंग लाल या सफ़ेद होना, फली की आकृति चिकनी या संकीर्णित होना, फली का रंग हरा या पीला होना, पुष्प की स्थिति कक्षस्थ या अग्रस्त होना और पौधे की लंबाई यानी लंबा या बौना पौधा। और इनमें से इस तरफ जो लक्षण लिखे हैं ये प्रभावी हैं और इस तरफ लिखे हुए लक्षण अप्रभावी हैं। तो मेंडल ने जब अपने नियम दिए तो जब उन्होंने द्विसंक्रिय संकरण द्वारा स्वतंत्र अव्यूहन को बताया तो उन्होंने कहा कि
एक ही साथ, जैसे मान लीजिए कोई पौधा लंबा है और उसके साथ लाल फूल का लक्षण है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये लक्षण साथ में ही जाएं, वो आगे जाकर स्वतंत्र रूप से अव्यूहित हो सकते हैं। लेकिन मेंडल के बाद के वैज्ञानिकों ने सहलग्नता के बारे में बताया। तो सहलग्नता क्या है? अभी मैंने जैसा आपको बताया कि एक ही गुणसूत्र पर अगर कोई जीन एक साथ हैं तो वो अगली पीढ़ी में साथ में ही जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और ऐसे जीन जो एक ही गुणसूत्र पर हों वो एक साथ वंशागत होते हैं, इसीलिए उन जीनों को सहलग्न जीन कहा जाता है। आइए हम देखते हैं कि सहलग्न लक्षण या लिंक्ड कैरेक्टर क्या है। हम देखें सहलग्न लक्षण, वे लक्षण जो सहलग्न जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं उन्हें सहलग्न लक्षण कहते हैं। अर्थात एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित जो जीन हैं उनके द्वारा नियंत्रित होने वाले लक्षण सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। वैसे तो सहलग्नता के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए। यहाँ हम देखेंगे पहला सिद्धांत सटन परिकल्पना। सटन नाम के जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार एक ही गुणसूत्र पर कई जीन पाए जाते हैं। इसी तरह से एक और परिकल्पना युग्मन तथा प्रतिकर्षण का सिद्धांत। ये सिद्धांत बैटसन, पुनेट और सैंडर्स नाम के वैज्ञानिक के द्वारा 1906 में दिया गया। इन्होंने कुछ प्रयोग किए जिन पर इन्होंने देखा कि मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन का नियम लागू नहीं हो रहा है। अब इन्होंने कौन से प्रयोग किए और किस पौधे पर अपने प्रयोग किए? तो बैटसन, पुनेट और सैंडर्स ने लेथाइरस ओडोरेटम, जो स्वीट पी का पौधा है, मटर का ही एक पौधा है, उस पर प्रयोग किए। इन पौधों में फूलों का बैंगनी रंग लाल रंग पर और लंबा परागकण गोल परागकण पर प्रभावी होते हैं। यानी बैंगनी रंग जो है वो लाल रंग के ऊपर प्रभावी है और लंबा परागकण होना ये गोल परागकण पर प्रभावी है। F1 पीढ़ी में तो बैंगनी फूल और लंबे परागकण वाले पौधे बने, यानी दोनों प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई दिए। कौन से दोनों प्रभावी लक्षण? एक बैंगनी रंग प्रभावी था तो वो लक्षण, और लंबा परागकण प्रभावी था तो वो। तो F1 पीढ़ी में तो बैंगनी फूल और लंबे परागकण वाला लक्षण प्रकट हुआ, जो कि मेंडल के प्रभाविता के नियम को सिद्ध कर रहा था। लेकिन F2 पीढ़ी में मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन के नियम में जो रिजल्ट आता था वो रिजल्ट क्या था? 9:3:3:1, और वो रिजल्ट अब यहाँ पर नहीं आया। तो आइए बैटसन और पुनेट के सिद्धांत को हम इस प्रयोग से समझते हैं। यहाँ पर आप देखें कि जब लेथाइरस ओडोरेटस नाम के पौधे के बैंगनी फूल और लंबे परागकण वाले पौधे का क्रॉस लाल फूल और गोल परागकण वाले पौधे के साथ कराया गया, तो इसमें आप देखें कि बैंगनी और लंबे परागकण प्रभावी लक्षण हैं, इसलिए इन्हें कैपिटल PP और कैपिटल LL से दर्शाया गया है, और लाल फूल और गोल परागकण ये अप्रभावी लक्षण हैं, इसलिए इसे स्मॉल PP और स्मॉल LL से दर्शाया गया है। यहाँ पर जब इनके बीच क्रॉस होता है तो F1 पीढ़ी में वही रिजल्ट आते हैं जो मेंडल के लॉ में आते हैं। मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार यहाँ पर भी पहली पीढ़ी में ये जब यहाँ युग्मक बनेंगे तो कैपिटल PP कैपिटल LL से जो युग्मक बनेंगे तो वो सारे युग्मक कैपिटल P और कैपिटल L वाले होंगे। इस तरफ के पौधे में जो युग्मक बनेंगे वो स्मॉल p और स्मॉल l वाले होंगे। तो यहाँ पर लिख दिया गैमेट या युग्मक। और इनकी जब F1 पीढ़ी बनेगी तो F1 पीढ़ी के सारे पौधे जिनके पास एक कैपिटल P, एक स्मॉल p,
एक कैपिटल एल, एक स्मॉल एल है, अर्थात ये सभी बैंगनी फूल तथा लंबे परागकण वाले होंगे, क्योंकि एक प्रभावी कारक अगर होता है तो प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं। तो कैपिटल पी के कारण बैंगनी फूल और कैपिटल एल के कारण लंबे परागकण, अर्थात F1 पीढ़ी बिल्कुल मेंडल के लॉ के अनुसार प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करती है। जब इस F1 पीढ़ी के पौधे का टेस्ट क्रॉस कराते हैं, टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण हमेशा अप्रभावी के साथ कराया जाता है। तो जब फिर से देखें कि जब इस F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए बैंगनी फूल और लंबे परागकण वाले, जब इनका क्रॉस या टेस्ट क्रॉस अप्रभावी के साथ कराया गया तो F2 पीढ़ी जो आई उसका अनुपात मेंडल के अनुपात के अनुसार नहीं आया। मेंडल के लॉ अगर होता तो रेशियो क्या आता, 9:3:3:1, लेकिन यहाँ क्या देखने में आया कि F2 पीढ़ी में बैंगनी फूल और लंबे परागकण वाले पौधे 7 बने, बैंगनी फूल और गोल परागकण वाले पौधे 1 बने, लाल फूल और लंबे परागकण वाले पौधे 1 और लाल फूल और गोल परागकण वाले पौधे 7। अब यहाँ पर जो पूरे 16 पौधे प्राप्त हुए हैं तो उसको बताने के लिए इस तरह से लिख दिया है 7/16, 1/16, 1/16 और 7/16। इसी को हम और क्लियर यहाँ से समझ लेते हैं कि देखिए पहले कौन सा पौधा लिया गया था, बैंगनी फूल और लंबे परागकण वाला पौधा P1 यानी पहला पेरेंट था और P2 यानी दूसरा पौधा था लाल फूल और गोल परागकण वाला। तो जो ये पूरे 4 प्रकार के जो रिजल्ट आए हैं उसी को हमने यहाँ फिर से लिख दिया है। बैंगनी फूल और लंबे परागकण ये P1 पौधे के समान 16 में से 7 पौधे बने। इसी तरह से फिर यहाँ लाल फूल और गोल परागकण, तो ये लाल फूल और गोल परागकण यानी P2 पौधे की तरह भी 7 पौधे बने। अर्थात ये प्रयोग सहलग्नता को सिद्ध कर रहा है। सहलग्नता को कैसे सिद्ध कर रहा है, सहलग्नता में बताया गया है अभी कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन की एक साथ अगली पीढ़ी में जाने की प्रवृत्ति होती है। तो ये जो दोनों पेरेंट हैं 16 जो कुल पौधे बने उसमें से ज़्यादातर पौधे, ये 7 पौधे पहले पेरेंट के जैसे और 7 पौधे दूसरे पेरेंट के जैसे हैं। और नए संयोजन की संभावना केवल कितनी हुई, 1% यानी जो अनुपात आ गया वो आया टेस्ट क्रॉस का 7:1:1:7। ये टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट आया, जो अगर मेंडल के लॉ के अनुसार देखते तो उसका रिजल्ट आता था 1:1:1:1। तो यहाँ सहलग्नता को प्रदर्शित किया गया है। और अगर ये एक एक पौधे नए संयोजन वाले बन भी गए हैं तो ये क्रॉसिंग ओवर के कारण बने हैं। क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय में क्या होता है, कभी कभी एक गुणसूत्र का टुकड़ा दूसरे को और दूसरे गुणसूत्र का टुकड़ा पहले को मिल जाता है, तब क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। तो इस तरह अब हम देखें युग्मन तथा प्रतिकर्षण परिकल्पना, आइए देखते हैं। वेटसन और पुनेट ने अपने स्वीट मटर के प्रयोगों के आधार पर एक परिकल्पना दी। उस परिकल्पना को युग्मन और प्रतिकर्षण परिकल्पना कहते हैं। इनके अनुसार एक जनक से आने वाले युग्म विकल्पी एक ही युग्मक में साथ में जाने की या वंशागत होने की प्रवृत्ति रखते हैं। अर्थात मान लीजिए मनुष्य के पास 46 गुणसूत्र हैं, तो जो 23 गुणसूत्र हैं वो माता से आए थे और 23 गुणसूत्र पिता से। तो वो गुणसूत्र जो माता से प्राप्त हुए वो एक साथ जाने की प्रवृत्ति रखेंगे और जो पिता से प्राप्त हुए वो एक साथ। और इसी तरह से मटर के पौधे में जितने भी गुणसूत्र हैं तो वो एक साथ ही अगली पीढ़ी में जाने की प्रवृत्ति रखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेटसन और पुनेट ने बताया कि जो गुणसूत्र
एक साथ जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसकी इस प्रवृत्ति को युग्मन कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार अलग अलग पेरेंट या जनकों से संकरण द्वारा जो जीन भिन्न भिन्न युग्मकों में जाने या अलग अलग स्वतंत्र रूप से वंशागत होने की प्रवृत्ति रखते हैं और इसे प्रतिकर्षण कहा जाता है। तो हमने सहलग्नता के सिद्धांत में क्या देखा था? सहलग्नता वह लक्षण है जिसमें एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन एक साथ अगली पीढ़ी में जाते हैं।